तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। और चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग परिचय करते हैं। अवलोकन है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन संबंधित कुछ मूल विचारों का से परिचय कराना है, और ऐसा हमें काल्पनिक गाँव पालमपुर की कहानी के माध्यम से करना है। हम लोग उत्पादन के बारे में कुछ मूल विचार के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमें काल्पनिक गांव पालमपुर का कहानी से पढ़ेंगे, काल्पनिक गांव। ओके, आगे पढ़ते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्या क्रिया जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इसका मतलब है पालमपुर में ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं, जबकि जैसे और अन्य आर्थिक क्रिया जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, औजारों से छोटी छोटी चीज़ें बनाना, कुर्सी बनाना, टेबल बनाना, या घर तरफ भी कोई अगर बनाता हो तो उसे लघु स्तरीय निर्माण कहते हैं। डेयरी आप भी जानते होंगे, आपके घर में रोज़ कम से कम दूध तो आता ही होगा। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सब सीमित स्तर पर किया जाता है, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि, इन सभी संसाधनों की जरूरत होती है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो पालमपुर कहानी से हम लोग पता चलने वाला है कि गांव में जो वस्तुएं और सेवा चाहिए उनका संसाधन कैसे प्राप्त होता है, कैसे चलते हैं। अब परिचय में चलते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गाँवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है, मतलब आसपास ही है और सड़कों से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 किलोमीटर की दूरी पर उससे एक बड़ा गांव रायगंज है पालमपुर से। प्रत्येक मौसम में सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से, हर मौसम में इसका जो पक्की सड़क है रायगंज, तो वो पालमपुर की पक्की सड़क रायगंज गांव को पालमपुर से जोड़ती है। और रायगंज से आगे भी एक छोटा कस्बा जिसका नाम है शाहपुर, उससे भी ये सड़क जुड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। जैसे कि जो सड़क है उस पर बहुत सारी चीज़ें लदी हुई मिलती है, ट्रांसपोर्ट होते रहती है अलग अलग शहरों में। अभी मैंने 2 गांव का नाम बताया ना, शाहपुर और रायगंज, उन्हीं शहरों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी। इसमें किस तरह से होती थी, पहला होता था बैलगाड़ी बहुत लोगों ने देखा होगा जो गांव में रहते हैं। भैंसा बग्घी भी देखा होगा, मोटरसाइकिल ये सब जगह देखते हैं। जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं इस गाँव में। अब इस गांव में विभिन्न जाति के लगभग 450 परिवार रहते हैं। विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। तो हमें इसे अंडरलाइन कर लेना है कि इस गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं। और गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। तो गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। ओके, 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं। गांव में देखते हैं ऊंची जाति के लोग हैं, ज़्यादा बड़े बड़े मकान होते हैं, हवेली बोलते हैं उनके। ईंट और सीमेंट से बने होते हैं, पक्के मकान होते हैं। और अनुसूचित जाति, दलित, SC ST जो आप कहते हैं, कि लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। तो 450 का 1/3 कितना हो गया, 150। तो 150 परिवार, यानी कि 150 परिवार अनुसूचित जाति के हैं, जिनमें कुछ जिनके घर काफ़ी छोटे हैं, गांव के बहुत छोटे कोने में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। अब आप पूछें नलकूप क्या होता है। नलकूप जैसे आप लोग घर में मोटर देखो जिससे पानी चलता है, हाँ बस वही बिजली से चलने वाला। और इस नलकूपों का उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में दो प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय क्या होता है, 1 to 8 जो क्लास होते हैं उसे प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। हाई स्कूल 1 to 10 होता है।
गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल भी है, स्वास्थ्य केंद्र, और एक प्राइवेट मेडिसिन का दुकान भी है जहाँ रोगियों को उपचार भी किया जाता है। अब ये पर उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग को करना है ताकि हम लोग का इंटेलिजेंस लेवल और बढ़ सके। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा जो वीडियो देख रहे हैं। अपने निकट के गांव या अपने ही जो कस्बे में आप रहते हैं उसकी तुलना कीजिए कि आपके गांव में जो सुविधाएं हैं, जो पालमपुर गांव में सुविधाएं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। पालमपुर की कहानी जो है ये विभिन्न प्रकार की उत्पादन की जो गतिविधि होती है, उत्पादन जब होता है उसके बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधि जिन्हें गैर कृषि क्रियाएँ कहा जाता है, गैर कृषि क्रियाएँ, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो हमारा ये पेज ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। हम अपने नेक्स्ट पेज पे आके अब हम पढ़ेंगे उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है, तो इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उत्पादन का भी डेफिनेशन नोट्स भी अभी मैं दूंगा। ओके, पहली आवश्यकता है भूमि। पहली आवश्यकता क्या है? भूमि। भूमि चाहिए हमें उत्पादन के लिए। पहली जो आवश्यकता है वो भूमि है तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे, हाँ माँ समझ गए। पहली आवश्यकता क्या है? भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए, ये सब पूछते हैं, जल, वन, खनिज। अब दूसरी आवश्यकता क्या है? श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। श्रम का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, श्रम का डेफिनेशन होता है, इसे आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। जो अपनी सेवाओं को बेचते हैं उसे श्रम कहते हैं। दोबारा लिख लीजिए, दोबारा सुनिए। जो अपनी सेवाओं को बेचते हैं उसे श्रम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थात जो लोग कुछ उत्पादन क्रम में जरूर कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की, कर्मियों की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ कार्यों के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। अब अगर आपको कंप्यूटर का एनालिसिस काम करना है तो आप किसी मजदूर को तो नहीं ले लोगे काम पे, लोग किसी पढ़े लिखे को है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। अब कुछ कार्य ऐसा होता है जिसके लिए आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, है ना, स्वस्थ होना चाहिए ताकि वो काम कर सके। ऐसा नहीं है कि स्वस्थ है ही नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, उसे शारीरिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता, अपने उचित नहीं होगा। अब तीसरा हो सकता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मंदें आती हैं? अभी मैं आपको भौतिक पूंजी का डेफिनेशन भी बताऊँगा। इस चैप्टर में तो उतना विस्तार दिया नहीं, लेकिन बता देता हूँ। पूंजी देखिए 2 तरह की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी, जिसे हम भौतिक पूंजी भी कहते हैं, जो इसमें लिखा है, और एक होती है कार्यशील पूंजी। अब देखिए, आप पूछेंगे स्थायी पूंजी क्या होती है या भौतिक पूंजी। देखो, स्थायी पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसका प्रयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। जैसे अगर आप भवन लेते हो, ट्रैक्टर, गाड़ी, जो उत्पादन समाप्त नहीं होती, ऐसी पूंजी उत्पादन दौरान समाप्त नहीं। अगर आप ट्रैक्टर लेते हो, क्या वो खेती करते समय ट्रैक्टर कहीं गायब हो जाता है? कहीं नहीं होता है। गाड़ी कहीं जाती है? कहीं नहीं जाती है। अब दूसरी जो होती है कार्यशील पूंजी, ये ऐसी पूंजी थी जिसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन दौरान तो ये समाप्त हो जाती है। जैसे कच्चे माल, नगद मुद्रा आदि। अभी आप मान लीजिए पेट्रोल और डीजल होता है, तो इसके लिए कच्चे माल कहते हैं, कच्चा तेल रहता है, उसे गर्म किया जाता है। तो कच्चा तेल तो ख़त्म हो गया, लेकिन 3 नए
3 नए उत्पाद बन के तैयार हो गए। तो इसमें तो कच्चे तेल का जो कच्चा तेल जो था वो समाप्त हो गया, है ना। तो ये कार्यशील पूंजी हो गई। और अब चौथा संसाधन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मानव पूंजी। अब मानव पूंजी क्या होता है, ये बुक में ज़्यादा विस्तार में दिया नहीं है। मानव पूंजी क्या है, यह उत्पादन की चौथी इकाई है ना। 4 साधन होते हैं ना उत्पादन के, भूमि, श्रम, पूंजी तथा मानव पूंजी। क्या होते हैं आप लोग याद करिए। पहला होता है भूमि, दूसरा हो गया श्रम, तीसरा हो गया पूंजी और चौथा हो गया मानव पूंजी। अब मानव पूंजी क्या है, यह उत्पादन की चौथी इकाई है। यह अन्य तीनों इकाई से महत्वपूर्ण है। जितनी तीनों क्या बताए ना अभी, भूमि, श्रम, पूंजी, तीनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि होता क्या है, भूमि को, श्रम को और पूंजी को संगठित करके जो कार्य करता है उत्पादन में, उसे हम उद्यमी भी कहते हैं, मानव पूंजी भी उसी कहते हैं। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं। औजार, मशीन, भवन, औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण है, जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीन, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। इन्हें स्थायी पूंजी भी कहते हैं। देखिए मैंने बताया था ना, कार्यशील पूंजी, इसको स्थायी पूंजी भी कहते हैं। होता क्या है, इसका उपयोग कई साल तक है। जैसे आप इसी में देखिए, एग्जाम्पल्स तो दिए ही हुए हैं, है ना। औजार, मशीन, भवन, जैसे किसान का हल, परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों और मशीन भवनों का उत्पादन कई वर्ष तक, इन्हें स्थायी पूंजी भी, है ना, इसे भी याद करना, स्थायी पूंजी भी कहते हैं। एग्जाम में कार्यशील पूंजी की जगह स्थायी पूंजी भी पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसे हम लोग कार्यशील पूंजी पढ़ेंगे। स्थायी पूंजी ऊपर वाला था, भौतिक पूंजी, ठीक, जिसका उपयोग कई वर्षों तक किया था। अब कार्यशील पूंजी, ये उत्पादन दौरान समाप्त हो जाती है, ज़्यादा वैलिडिटी नहीं रहती है इसकी, ठीक। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कच्चा माल और नगद मुद्रा। नगद मुद्रा क्या, वही पैसा जो आपको। उत्पादन में कई प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारा द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। जैसे अगर बुनने वाला होता है तो उसमें सूता लगता है, कपड़े बनाते हैं जो। कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनता है, उसमें मिट्टी कार्यशील पूंजी हो जाएगी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने का जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों को भी आ सकती थी। अब आप किसी चीज़ का बेस्ट प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा दोगे ना, फ्री में तो नहीं मिलेगा। खरीदने के लिए कुछ पैसों को भी आ सकते। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। इस कच्चा माल जो ऊपर में बताया ना, कुम्हार के लिए मिट्टी और बुनकर के लिए सूता, कच्चा सूता, उसी को कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। देखिए अब आगे हम लोग एक चौथी आवश्यकता भी आती है। आपको श्रम, उपभोग हेतु या बाजार बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ योग बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी का है। तो मानव पूंजी विषय में और अधिक अध्ययन हम अगला अध्याय जो है ना, संसाधन के रूप में लोग इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ही पढ़ना है। अब नीचे देखिए क्या है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी पढ़ने क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। ओके, अब हमारा एक खंड तो खत्म हो गया। अब कुछ डेफिनेशन या क्वेश्चन करके रिवाइज कर लेते हैं। पहला, उत्पादन किसे कहते हैं? इसका सिंपल सा आंसर होगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फिर से सुनिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तु एवं सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। ठीक है, उत्पादन क्या हो गया। अब
अब पूछेंगे आपसे उत्पादन कितने साधन होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है उत्पादन के 4 साधन होते हैं। पहला क्या, भूमि, दूसरा क्या, श्रम, तीसरा क्या, पूंजी, चौथा क्या होगा, मानव पूंजी। अब आपसे पूछेगा भूमि क्या होता है, भूमि के बारे में आप क्या बोलेंगे। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त है। ठीक, शॉर्ट में इसका आंसर ये हो गया। दूसरा श्रम का आप क्या लिखेंगे, जो अपनी सेवाओं को बेचता है उसे श्रम कहते हैं। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्या, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम क्या होता है, शारीरिक श्रम जो अपने शारीरिक बल कार्य द्वारा उत्पादन पूरा करता है उस शारीरिक क्रिया शारीरिक श्रम कहते हैं। और बौद्धिक श्रम क्या, जो अपनी बौद्धिक कार्य क्षमता द्वारा उत्पादन में सहयोग करता उसे बौद्धिक श्रम कहते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम में जैसे शारीरिक श्रम में क्या आएगा, आपका क्या आएगा, आप खुद ही सोचो, किसान, मजदूर, ये सब आएंगे। अब आपका ये मानसिक श्रम में क्या आ जाएगा, बौद्धिक श्रम में क्या आएगा, मानसिक श्रम में ये डॉक्टर, वकील, पुलिस, अफसर इत्यादि, ये सब मानसिक श्रम से ही तो बने हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे का टॉपिक, पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती क्या है, पहला भूमि स्थिर है। क्या, भूमि स्थिर है। इसमें क्या कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। तो इसे आप याद कर लेंगे, ये भी पूछता है कभी कभी कि पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्या कराए, तो आप लिख देंगे खेती। कितने प्रतिशत लोग खेती करते हैं, 75% लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों के हित खेतों में उत्पादन जुड़ा, ये खेत के उत्पादन से तो जुड़ा है, इनका जीविका खेती से ही चलता है। लेकिन अब ये भी याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होती है। पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। भूमि के क्षेत्र में जुताई के लिए कोई विस्तार नहीं हुआ। जैसे 200 हेक्टेयर थे, 200 हेक्टेयर जाएगा। ठीक, और उस समय तक गांव के कुछ बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदल दिया गया था। ठीक, उस समय 1960 की बात की जा रही है। गांव की कुछ जो बंजर भूमि तो कृषि भूमि बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। भूमि मापने की मानक क्या है, हेक्टेयर। इसे भी आप याद कर लेंगे, ये यद्यपि गांव में भूमि का माप क्या होता है, बीघा, गुंठा, जिस क्षेत्रीय इकाई में भी होता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के बराबर होता है। कितने मीटर, 100 मीटर वाले भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। क्या आप हेक्टेयर के मैदान क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं, अवश्य कीजिएगा। क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव की भाग के गांव उत्तर लगता है। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी गांव होते हैं उनकी तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। जितनी भूमि है ना पालमपुर पे, उस पर सब खेती ही की जाती है। कोई भूमि बेकार छोड़ी ही नहीं जाती। बरसात के मौसम में खरीफ। अच्छा, अब आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है, फसल कितने प्रकार फसल होती हैं, खरीफ, रबी, जायद। उनकी डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए नोट्स में है। पालमपुर गांव में एक वर्ष में कितनी फसलें बो जाती हैं, उनकी व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर देखिए इस तरह से होगा। पालमपुर गांव में एक वर्ष में 3 फसलें बोई जाती हैं, जो कि निम्नलिखित है। इस तरह लिखिएगा, हाइफन देखें, टेस्ट देखें। अब नीचे शुरू कीजिए। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरा
जायद की फसल। अब आप पूछेंगे सर रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल के बारे में भी बताते हैं। रबी की फसल देखिए सुन, रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। कब बोई जाती है ये डेट आप ज़रूर याद रखना। अक्टूबर नवंबर के महीने में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। इन फसलों के बुआई के समय कम तापमान मतलब ठंडा तापमान चाहिए। महीना भी आप देख ही रहे ठंडा ही रहता है उस वक्त। अब पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। गर्म वातावरण अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और मार्च अप्रैल के साथ काट ली जाती है। गर्म वातावरण कह सकते हैं और शुष्क सूखा। उदाहरण तौर पर आप लोग अगर गांव के जो होंगे पता होगा कि अक्टूबर नवंबर में देखिएगा आपके घर में गेहूं की फसलें लगेगी, जौ की फसलें लगेगी, चना की फसलें लगेगी, मसूर की फसलें लगती, सरसों इत्यादि फसलें रबी फसल के अंतर्गत आती है। अगली फसल देखिए आप, खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों को जून जुलाई में कब बोते हैं? जून जुलाई में, मतलब जब रबी फसल काट लेते हैं जून जुलाई में काट लेते हैं, उसके बाद अब ये खरीफ की फसल बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास इसको काटते हैं। देख रहे हो ना कैसे सर्कल चल रहा है। अक्टूबर के आसपास खरीफ फसल कट गई, उसके बाद ये तुरंत रबी फसल भी लगा लेते हैं। तो अक्टूबर के जो खरीफ फसल कब बोएंगे? जून जुलाई में। काटते कब है? अक्टूबर के आसपास। अब देखिए होता क्या है, इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता, जून जुलाई में अधिक तापमान आर्द्रता सूखा ही रहता है और पकते समय शुष्क वातावरण ठंडा वातावरण चाहिए और सूखा चाहिए। अब खरीफ फसल के अंतर्गत आते कौन कौन हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, उड़द इत्यादि आते हैं। ठीक, तीसरा फसल क्या हो गया? जायद की फसल। जायद की फसलें हमने बहुत खाई हैं, पता भी नहीं होगा समझ। जायद की फसल में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। जायद की फसल सामान्यतः उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में बोई जाती है। उदाहरण के लिए आप देखिए गर्मी में आप क्या क्या खाते हैं? हाँ, ये सब मार्च अप्रैल में काट के बाजार में आ जाती है। गर्मी में आप मार्च अप्रैल में क्या खाते हैं? आप खुद याद कीजिए। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि आप लोग खाते हैं। तो ये सब जायद की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है। आप लोग वीडियो को स्लो करके लिख लीजिएगा या पॉज कर या स्लो करके लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए क्या है सेकंड नंबर, क्या उस भूमि से अधिक पैदा करने का कोई तरीका है? अच्छा एक बात सुनो, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये डेफिनेशन बीच बीच में बता के रहा हूँ, मैं बुक के ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स नोट्स, सिविक्स, इकोनॉमिक, हिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। बुक तो आप पढ़ ही लोगे, नोट्स भी आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो मैं बुक भी पढ़ा रहा हूँ और नोट्स भी बताते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए जैसे जैसे वीडियो चल रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बुक वाला। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जिस सुविधा उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार छोड़ी जाती नहीं है ना। बरसात मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, ये सिर्फ पालमपुर की है, बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, अलग अलग फसल भी उगाए जाते हैं। पालमपुर में बरसात मौसम में खरीफ में क्या उगाते हैं? ज्वार उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन पौधों को जो ना पशु चारा के लिए बनाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू बो दिए जाते हैं। सर्दी के मौसम में क्या बोल जाते हैं? रबी। अभी मैंने बताया अक्टूबर नवंबर में बो दिए जाते हैं। गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। अच्छा ये आपके लिए एक पॉइंट है कि पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होती है पालमपुर के किसान उसे कहाँ बेचते थे ना, तो ये आप लिखिएगा रायगंज की मंडी में किसान गेहूं के अधिक उत्पादन को बेचते थे और कम अपनी आजीविका चलाते थे। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। भाई एक चीज़ की खेती थोड़ी होती है, वहाँ गाँव में अलग अलग चीज़ों की खेती होती है। गन्ने की भी खेती की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है।
ठीक, ये भी आप एक पॉइंट अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में कि देखो ये पूछ सकता है गन्ने की अधिक उत्पादन गुड़ के रूप में कहाँ बेची जाती, तो शाहपुर के व्यापारियों को बेची जाती है। ये भी हो गया। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुरक्षित व्यवस्था अच्छी, इसीलिए फसलें अच्छी पैदा कर लेते हैं। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि उसका रहट क्या होता है। अभी क्या आप जैसे मोटर देखते हो, मोटर से पानी निकालता है, उस बैलों को रख के नीचे एक बड़ा बर्तन डाल जाता था, पानी निकाल जाता, उसको रहट बोलते थे। आप इंटरनेट पर सर्च में लेना और भी मिल जाएगा रहट क्या कहते हैं। लोगों ने देखा बिजली से चलने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती, जल्दी भी की जा सकती है। अधिक क्षेत्र में भी अब मोटर रहेगा तो कोई भी जल्दी करेंगे। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, सरकार कुछ नलकूप मोटर लगाई। उसके बाद ठीक ना, प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी किसान ने अपने निजी नलकूप भी लगाने प्रारंभ कर दिए। भाई नई चीज़ देखेंगे तो कभी अपना यूज़ करना चाहेगा। अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम से 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। 10 साल में 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गाँव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। सभी गाँव में इतनी उच्च स्तर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है, तट के क्षेत्र। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल किसी क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती है। मतलब देश में जितना भी कृषि क्षेत्र, मान लो 100 हेक्टेयर भूमि है, मान्य करो, तो उसमें से मात्र 40 हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई हो पाती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर नहीं, मतलब 100 हेक्टेयर में से 60 हेक्टेयर पर तो मतलब पानी पड़ी तो पड़ी, वरना खेती होगी ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुफसली प्रणाली कहते हैं। ये आपको ज़रूर याद करना है स्टूडेंट। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुफसली प्रणाली कहते हैं। या एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने पैदा कराने क्रिया को बहुफसली प्रणाली कहते हैं। यह भूमि किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। ये भी आपको याद करना है, सबसे सामान्य प्रणाली। पालन पोषण किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। ये कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक, इतना पढ़ लिया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे की जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो के पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।